हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। इस टॉपिक के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने बात की थी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन के बारे में, कि जब हम पदार्थ की सॉलिड अवस्था को ऊष्मा प्रदान करते हैं तो वह लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है, और लिक्विड अवस्था को हम ऊष्मा प्रदान करते हैं तो वह गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसके जस्ट विपरीत भी हमने एक तथ्य जाना था कि जब गैसीय अवस्था को हम शीतलता प्रदान करेंगे तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और जब द्रव को हम शीतलता प्रदान करेंगे तो वह गैस में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार हमने पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ के तापमान को घटाकर या बढ़ाकर उसकी अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ठोस पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए हम उसका तापमान बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कैसे, देखिए, जब ठोस पदार्थ का तापमान बढ़ाएंगे या उसको ऊष्मा प्रदान करेंगे तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, और जब द्रव अवस्था को ऊष्मा प्रदान करेंगे तो वह गैस में परिवर्तित हो जाएगा। फिर जब हम गैस को शीतलता प्रदान करेंगे तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और द्रव को शीतलता प्रदान करेंगे तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार हमने पढ़ा था कि पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से वापस द्रव में, और द्रव से वापस ठोस में परिवर्तित होते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए और गैस डायरेक्ट सॉलिड में परिवर्तित हो जाए? अगर ऐसा है तो ये कैसी अवस्था कहलाएगी? क्या हम इसे कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? जैसे देखिए, एक अवस्था आती है कि जब हम सॉलिड को यानी ठोस को जब गर्म करते हैं या ऊष्मा प्रदान करते हैं तो वह सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, और गैस को जब हम शीतलता प्रदान करते हैं तो वह सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये अवस्था क्या कहलाती है? क्या कहेंगे इसे? कि ठोस गर्म करने पर गैस में बदलें और गैस को जब शीतलता प्रदान करें तो बिना द्रव में बदले ही सीधे किस में बदल जाएं? ठोस में बदल जाएं। यानी गैसीय अवस्था का तो यहाँ पर नाम ही नहीं होगा। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी? अब इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इस प्रकार पदार्थों का ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में या गैस अवस्था से सीधे ही ठोस अवस्था में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। अब ये ऊर्ध्वपातन क्या है, किसे कहेंगे, उदाहरण क्या होंगे, तो इनके बारे में अब हम बात करते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में क्या करते हैं कि थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड कपूर का फॉर्मूला होता है C10H16O, और अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl। हम थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड लेते हैं
किस में लेते हैं? चाइना डिश में लेते हैं। चाइना डिश, इसे हम कहते हैं चीनी की कटोरी। चीनी की कटोरी में थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, एक कीप लेते हैं। इस कीप को उल्टा करके, उल्टा लटका के और इस कटोरी के ऊपर रखते हैं, जिस कटोरी में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। कीप के ऊपरी सिरे पर रुई का टुकड़ा लगा देते हैं या रुई से मुंह को बंद कर देते हैं। स्टैंड पर रखी हुई कटोरी के नीचे लगा होता है बर्नर। बर्नर काम आता है गर्म करने में। अब जैसे ही हम बर्नर को चालू करके, बर्नर को ऑन करके चाइना डिश जो है उसको हम गर्म करते हैं, तो देखते हैं कि जो ठोस NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड जिसका ठोस रूप में जो ये है, ये धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यानी हम लिख सकते हैं वाष्पित अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे वाष्पित अमोनियम क्लोराइड वाष्प के रूप में बनकर ऊपर उड़ने लगेगा और जैसे ही ऊपर बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा तो कीप का जो ये बीच वाला घुमाव है, इसके दोनों तरफ दीवारों से ये टकराएगा और टकराकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वापस ठोस अमोनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए, जब अमोनियम क्लोराइड को हमने गर्म किया तो वह बिना द्रव में बदले ही किस में परिवर्तित हो गया? वाष्प में बदल गया। और वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में बदले ही किस में परिवर्तित हो गया? ठोस में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार अमोनियम क्लोराइड जो है उसको हमने गर्म किया, वाष्प में परिवर्तित हुआ, वाष्प को ठंडा किया और ठोस में परिवर्तित हो गया। अर्थात यहाँ द्रव अवस्था का नाम नहीं आया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कहलाती है ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन की अगर परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को या जब किसी पदार्थ की ठोस अवस्था को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो वह बिना द्रव में बदले सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब गैस को ठंडा किया जाता है तो वह बिना द्रव में बदले सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो यहां पर हम परिभाषा लिख सकते हैं ऊर्ध्वपातन की कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस का सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही किसी ठोस का सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। लेकिन गैस से सीधी ठोस में बदलेगी, उसे क्या कहेंगे? तो उसके लिए भी स्टार लगा के लिखिए कि
गैस का सीधे ही ठोस में परिवर्तित होना गैस का सीधे ही ठोस में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण कहलाता है। इस प्रकार इस प्रयोग से हमने समझा कि जब हम ठोस अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो वह सीधा गैस में बदल जाता है, और जब अमोनियम क्लोराइड के वाष्पित रूप को ठंडा किया जाता है तो वह सीधा किस में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है। अर्थात यह द्रवावस्था का नाम नहीं आया। इसलिए हम ऊर्ध्वपातन की परिभाषा कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस का सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रक्रिया और हुई है ना, कि वाष्प को जब ठंडा किया तो सीधे ही किसमें बदल गया? ठोस में बदल गया। तो इसे क्या नाम दिया गया? तो इसके लिए भी एक परिभाषा है कि गैस का सीधे ही ठोस में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है। दोनों परिभाषाएं आपको अच्छी तरह याद करनी है। नोट्स में इसको डबल स्टार लगा के लिखना है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस का सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित होना तो कहलाता है ऊर्ध्वपातन, और गैस का सीधे ही ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। इस प्रकार ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। इस प्रकार हमने देखा कि पदार्थों के अवस्था परिवर्तन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी ताप को हम कम और अधिक करके पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। हमने देखा है कि ठोस को जब ऊष्मा प्रदान की जाती है तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव को और अधिक ऊष्मा प्रदान की जाती है तो वह गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार ताप का जो प्रभाव है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर वो होता है स्पष्ट। दूसरा आता है दाब परिवर्तन का प्रभाव। दूसरा है दाब परिवर्तन का प्रभाव। यानी दाब परिवर्तन का पदार्थ के अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पदार्थ के कणों के बीच की दूरी में जो अंतर होता है, कणों के बीच की दूरी में अंतर के कारण, पदार्थ के कणों के बीच की दूरी में अंतर के कारण ही पदार्थ की अवस्थाएं बनती है और पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर होता है। यानी पदार्थ की अवस्थाओं में जो अंतर है, ये अंतर उन कणों के बीच की जो दूरी है उसमें अंतर के कारण स्पष्ट होता है। अब प्रश्न आता है कि गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि गैस है, गैस पर हम दाब बढ़ाएं और उसका संपीड़न करें तो गैस की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि दाब कम या अधिक करके पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे देखिए गैस का दाब बढ़ाएंगे
तो उसके पदार्थ के कणों के बीच की जो दूरी है वो कम होगी, कण पास पास आ जाएंगे, और कण पास पास आएंगे तो ये जो गुण है कहलाएगा संपीड्यता। और संपीड़न की प्रक्रिया के दौरान हम गैस के कणों को पास ले आएंगे, यानी कणों के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। ये तो हुई संपीड़न की बात। लेकिन मान लीजिए किसी गैस का दाब अधिक और तापमान कम कर दिया जाए, किसी गैस का दाब तो कर दिया जाए अधिक और तापमान कर दिया जाए कम, तो यह गैस द्रव में बदल जाती है। यह गैस जो है द्रव में बदल जाती है। यानी गैस का अगर हम दाब बढ़ा दें, तापमान कम कर दें, तो गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठोस CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। ठोस CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। अभी ठोस CO2 क्या है? इसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आगे हम बात करेंगे। एक एटम वायुमंडलीय दाब पर ठोस CO2 एक एटम वायुमंडलीय दाब पर ठोस CO2 बिना द्रव अवस्था में बदले ही, बिना द्रव अवस्था में बदले ही सीधा किसमें बदल जाती है? गैस में बदल जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए ठोस CO2 को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ भी कहते हैं। इसीलिए ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। एक एटमॉस्फेयर, एटम की फुल फॉर्म होती है एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब पर ठोस CO2 बिना द्रव अवस्था में बदले ही किसमें बदल जाती है? गैस में बदल जाती है। और इसीलिए ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। यहां से प्रश्न बनता है कि शुष्क बर्फ क्या है, समझाइए। तो आप लोगों को ये लिखना है। और अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, तो आप लोगों को लिखना होगा कि एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस CO2 बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही किसमें बदल जाती है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है छोटा, शुष्क बर्फ का सूत्र लिखिए, या शुष्क बर्फ का दूसरा नाम क्या है? तो ठोस CO2 को ही क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। अब ये एटम जो है इसका लिख सकते हैं फुल फॉर्म अपन एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर, एटम की जो फुल फॉर्म है वो है एटमॉस्फियर। और एक एटम दाब जो है उसको, उसका मान 1.01 इंटू 10 की घात 5 पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो एक एटम बराबर होता है 10 की घात 5 इंटू 1.01। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक एटम यानी एक एटमॉस्फियर वायुमंडलीय दाब का जो मान है 1.01 इंटू 10 की घात 5 पास्कल होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पदार्थ की जो अवस्था होती है दाब व तापमान के द्वारा तय होती है। पदार्थ की जो अवस्था है
किसके द्वारा तय होती है? दाब व तापमान के द्वारा तय होती है। कैसे तय होती है? अभी उदाहरण लिए हमने 2-3 और उदाहरण लेके समझा है कि ठोस पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करेंगे, द्रव में बदलेगा, द्रव को ऊष्मा प्रदान करेंगे, गैस में बदलेगा, गैस को शीतलता प्रदान करेंगे, द्रव में बदलेगा, और द्रव को शीतलता प्रदान करेंगे, वह ठोस में बदलेगा। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी आई थी कि ठोस को जब ऊष्मा प्रदान की तो सीधा गैस में बदल गया, और गैस को शीतलता प्रदान की तो वह सीधा ठोस में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वह दाब और तापमान के द्वारा ही तय होती है। अगर मान लो किसी पदार्थ का तापमान अधिक है तो हो सकता है वह द्रव में हो, या हो सकता है वह गैसीय रूप में हो। तो इससे स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि पदार्थ को कैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करते हैं, ताप व दाब को परिवर्तित करके। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि पदार्थ की जो अवस्था होती है किस पर निर्भर करती है? ताप व दाब पर निर्भर करती है। अब हम ताप और दाब के द्वारा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को जो परिभाषाएं आई थी उनको छोटे रूप में हम लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं तीनों अवस्थाएं, जैसे मान लीजिए ये लिख दिया द्रव, यहां लिख दिया मैंने ठोस, और यहां लिख दिया मैंने गैस। ये गैस, ये द्रव और ये ठोस। हमने देखा था कि ठोस द्रव में भी बदल रहा था, द्रव ठोस में भी बदल रहा था, ठोस गैस में भी बदल रहा था, गैस ठोस में भी बदल रहा था, गैस द्रव में भी बदल रहा था, द्रव गैस में भी बदल रहा था। तो हम इन जो प्रक्रियाएं हैं, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से ठोस में बदलना, ये सब क्या कहलाती है? इन सबको क्या नाम हम दें? कि जैसे ठोस से द्रव में बदली, द्रव से ठोस में बदली, तो उसको हम क्या नाम देंगे? देखो, ठोस का द्रव में बदलना तो कहलाता है संगलन, और द्रव का ठोस में बदलना कहलाता है जमना। द्रव का गैस में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण, और गैस का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। इधर बात करते हैं कि ठोस का गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन, और गैस का ठोस में बदलना कहलाता है निक्षेपण। तो हमने तीनों अवस्थाओं में जो पदार्थों का रूपांतरण देखा, तीनों अवस्थाओं में जो पदार्थों का रूपांतरण हमने देखा है, उसको हम बिल्कुल शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? देखो, जब पदार्थों को हमने ठोस से द्रव में, द्रव को गैस में, गैस को ठोस में, ठोस को गैस में परिवर्तित किया था, तो उनको नाम क्या दिया गया था? जब ठोस द्रव में बदलता है तो संगलन कहलाता है, द्रव गैस में बदलता है तो वाष्पीकरण कहलाता है, और गैस जब ठोस में बदलता है तो निक्षेपण कहलाता है। लेकिन जब ठोस गैस में बदलता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस जब द्रव में बदलता है तो वो संघनन कहलाता है, और द्रव जब ठोस में बदलता है तो वह जमना कहलाता है। इस प्रकार पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पदार्थों का रूपांतरण जो हुआ है उसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आई है वो यहाँ पर इस छोटे से डायग्राम में आ चुकी है। अगर वहां से आप लोगों को याद नहीं रहता तो यहाँ से आसानी से आप परिभाषा बना के याद रख सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया है।
इस प्रकार हमने बात की पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के रूपांतरण के बारे में, कि पदार्थ तीनों अवस्थाओं में जब बदलते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब ठोस से द्रव में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं। द्रव से गैस में बदलना, गैस से द्रव में बदलना, द्रव से ठोस में बदलना, ठोस से गैस और गैस से द्रव में बदलना, इन सब की परिभाषाओं के बारे में हमने चर्चा की है। अब इसके बाद में एक ऐसा प्रश्न आता है हमारे दिमाग में कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में बदलता है, द्रव को गर्म करते हैं तो वह गैस में बदलता है। तो ठोस से द्रव में बदलने के लिए जो तापमान है वो निश्चित है, द्रव से गैस में बदलने के लिए भी तापमान निश्चित है, यानी निश्चित तापमान पर ही कोई ठोस द्रव में बदलेगा, निश्चित तापमान पर ही कोई द्रव गैस में बदलेगा। तो ये जो तापमान है, निश्चित तापमान जो है वो क्या कहलाता है, इस बारे में हम बात कर चुके थे कि निश्चित तापमान जो है वो क्या कहलाता है। दोनों के लिए, ठोस से द्रव में बदलने के लिए उसका नाम अलग, परिभाषा अलग थी, द्रव से गैस में बदलने के लिए उसका नाम और परिभाषा दोनों अलग थी। अब बात करते हैं हम कि ये जो निश्चित ताप पर ही एक दूसरी अवस्था में बदलते हैं, एक दूसरी अवस्थाओं में बदलते हैं, तो इसे, जैसे द्रव बदलता है गैस में, तो द्रव वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है वह उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। या इसकी परिभाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए वह क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। अब ऐसा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि बिना क्वथनांक के ही, क्वथनांक के बिना ही अगर अवस्था परिवर्तित हो जाए, अवस्था परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। जैसे मान लो द्रव से गैस में कोई पदार्थ बदल रहा है, तो जब वह अपने क्वथनांक बिंदु पर पहुंचेगा तभी तो परिवर्तित होगा। लेकिन प्रश्न यह आता है कि द्रव जो है वो बिना क्वथनांक पर पहुंचे ही सीधा अवस्था परिवर्तित हो जाए, अर्थात ये जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे क्या नाम दिया जाएगा। तो इसे नाम दिया जाता है वाष्पीकरण, इसे नाम दिया जाएगा वाष्पीकरण। यानी बिना क्वथनांक बिंदु के या बिना क्वथनांक वाले तापमान पर पहुंचे द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो आज हमने तीनों अवस्थाओं के पदार्थों के रूपांतरणों के बारे में बात की थी और थोड़ी सी वाष्पीकरण की परिभाषा के बारे में बात की है। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वाष्पीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।